हाय गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अभिषेक राणा और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो इसे बोलेंगे वाष्प दाब। नाम में ही पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है बेटा। नाम को अगर ध्यान से देख लेंगे तो पूरी डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी कि एक ऐसा प्रेशर जो वेपर द्वारा जनरेट होता है, यानी it is a pressure which is generated by vapor। तो वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। कैसे उत्पन्न होता है और क्या चीज है, इसको एक डीपली एक छोटे से ग्राफिक्स के जरिए हम समझते हैं कि अगर हमारा एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर अगर हमारा कोई लिक्विड है, इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड है और ये कंटेनर क्लोजली पैक्ड है, तो बेटा सबसे पहली मेन कंडीशन क्या है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी इसमें लिक्विड लिया गया है, सबसे पहली बात होनी चाहिए वो वोलाटाइल होना चाहिए। वोलाटाइल का मतलब होना चाहिए वाष्पशील। इसका मतलब जब हम उसे गर्म करें तो उसकी कुछ ना कुछ वेपर जरूर बने, उसकी कुछ ना कुछ स्टीम जरूर बने, उसकी कुछ ना कुछ भाप जरूर बने। तो ऐसे लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड कहलाते हैं। तो जब ये लिक्विड हीट हो रहा है, वाष्पशील लिक्विड, जब ये लिक्विड हीट हो रहा है तो इसकी जो वेपर निकल रही है वो टकरा रही है इसकी दीवारों पर। जो इस लिक्विड की, वोलाटाइल लिक्विड की जो वेपर निकल रही है वो टकरा रही है हमारी दीवारों पर, और दीवारों पर टकराने से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी इट इज प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय वेपर। तो इज दैट क्लियर बेटा? वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? एक ऐसा प्रेशर जो वेपर द्वारा जनरेट होगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, धीरे धीरे हम हार्ड टॉपिक की तरफ चलेंगे। सारे टॉपिक का लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। बेटा क्लियर? यहां तक देखते हैं कि वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, वेपर प्रेशर वर्क कैसे करता है, कितना वेपर प्रेशर किस चीज पर कैसे कैसे जनरेट होता है। देखिए बेटा, एक मिनट देखते हैं। मान लिया एक कंटेनर ही ले लेते हैं हम और इसके अंदर 3 अलग अलग लिक्विड भर लेते हैं। इसके अंदर 3 अलग अलग लिक्विड भर लेते हैं हम, और तीनों अलग अलग लिक्विड का अलग अलग प्रेशर होगा। तीनों अलग अलग लिक्विड का अलग अलग प्रेशर होगा। तो हम यहां मान लेते हैं लिक्विड ए, यहां मान लेते हैं लिक्विड बी, और इसे मान लेते हैं लिक्विड सी। तो बेटा एक बात बताइए, अगर ये तीनों ही वोलाटाइल हैं, अगर ये तीनों ही वोलाटाइल हैं, जैसे पेट्रोल देखा होगा, पेट्रोल भी वोलाटाइल होता है, वो लिक्विड और वेपर फेज दोनों में रह सकता है। तो अगर ये तीनों ही वोलाटाइल हैं तो इसका प्रेशर जो एक से जनरेट हो रहा है उस बर्तन पर, वो कहलाएगा प्रेशर ऑफ ए।
इसका प्रेशर कहलाएगा प्रेशर ऑफ बी, इसका प्रेशर कहलाएगा प्रेशर ऑफ सी, और ये तीनों ही कहलाएंगे हमारे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड्स। सभी लिक्विड का अपना अलग अलग प्रेशर होगा। अगर हम टोटल प्रेशर जोड़ लेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, अदरवाइज तीनों लिक्विड का पार्शियल प्रेशर रहेगा। तो बेटा यहां तक बात क्लियर हो चुकी है। वेपर प्रेशर क्या होता है? किसी भी वोलेटाइल लिक्विड से कंटेनर पर डाला गया प्रेशर, किसी भी वोलेटाइल लिक्विड की वेपर द्वारा कंटेनर पर डाला गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। यहां तक बात समझ आ चुकी है? इज दैट क्लियर? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन यानी वाष्प दाब में कमी आ जाना, वेपर प्रेशर में कमी आ जाना। वेपर प्रेशर में कमी किस टॉपिक पर आती है, किस चीज पर आती है, उसका मेन फैक्टर क्या होता है, उस टॉपिक को थोड़ा सा यहां क्लियर करते हैं। बेटा देखिए, जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके अंदर एक तो प्योर सॉल्वेंट है और उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। एक उसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है, एक उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। दोनों को मिलने के बाद सॉल्यूशन बनता है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी बताया था कि जो नॉन वोलेटाइल होते हैं वो कोई भी प्रेशर जनरेट नहीं करते हैं, जबकि प्योर सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल है तो ये कोई ना कोई प्रेशर जनरेट करेगा, जिसे वेपर प्रेशर बोलेंगे। और जो सॉल्यूशन है वो भी एक वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम पी नॉट या फिर पी से डिनोट करते हैं, जबकि प्योर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पीएस से डिनोट करते हैं। तो बेटा एक बात समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश ये करना कि जो नॉन वोलेटाइल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर पर, क्योंकि नॉन वोलेटाइल का अपना कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल हमने डिसॉल्व कर दिया, प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व कर दिया, तो प्योर सॉल्वेंट का जितना भी वेपर प्रेशर था जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी। इसका मतलब नॉन वोलेटाइल ने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर दिया, और यही प्रोसेस कहलाता है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे कम करता है? तो बेटा देखा आपने, कोई भी सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉलिड हमारा नॉन वोलेटाइल है तो इसका कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन सॉल्वेंट जो प्योर है उसका कोई प्रेशर होगा। लेकिन उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड घोल दिया तो बनने वाले सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट थोड़ा कम हो जाता है, और इन दोनों के बीच में जितना अंतर आता है वो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। इज दैट क्लियर? देखिए बेटा, किस चीज को किस चीज से शो करते हैं वो देख लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमारा होता है पी नॉट, और माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो होता है हमारा पीएस। तो हमारा लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला बनकर आया पी नॉट माइनस पीएस। यहां तक बेटा क्लियर हो चुकी है। अब देखते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस चीज को कहते हैं और इसका वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन होता है। तो आइए देखते हैं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जैसे कि अभी हमने लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था, वो था हमारा पी नॉट माइनस पीएस। बेटा देखिए, जो पी नॉट था वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था। अगर हम लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी इतने वाले हिस्से में, ये लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, अगर डिवाइड कर दें प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो ये हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
इसका मतलब इसे बोलेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और जो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था इसका मतलब था वाष्प दाब का अवनमन। जो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसका मतलब है वाष्प दाब का अवनमन, और जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसका मतलब है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P0 माइनस PS में अगर डिवाइड कर दे हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो हमारा आ जाएगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा इसको डिफाइन करने के लिए हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जिसे P0 से डिनोट कर रहे हैं हम। तो बेटा ये डेफिनेशन आ चुकी है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। अब ये हम डेफिनेशन पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, क्या मतलब है इसको डेफिनेशन पढ़ने का, क्योंकि ये सीधा सीधा रिलेट करेगा हमारे रॉल्स लॉ से। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पहुंच चुके हैं अपने रॉल्स लॉ पे। राउल्ट लॉ पढ़ने के लिए हमें वेपर प्रेशर, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ना बहुत जरूरी था, इसके बिना हमारा राउल्ट्स लॉ क्लियर नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स लॉ। तो बेटा देखते हैं राउल्ट्स ने अपना ये लॉ क्यों दिया था। राउल्ट्स proposed a law in 1877 for explain the vapor pressure of dilute solution। यानी राउल्ट्स ने अपना 1877 में डाइल्यूट सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए अपना रूल दिया था, अपना लॉ दिया था। मेन लॉ क्या था, इस लॉ को हम पढ़ते हैं। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is always equal to mole fraction of solute। तो बेटा यहां तक क्लियर हुई बात। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब यह है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो देखते हैं बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। विलायक के वाष्प दाब का अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन ये बराबर है विलेय के मोल प्रभाज के। इसका मतलब यह है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो बेटा देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करा था P0 माइनस PS अपॉन P0,
और ये बराबर है हमारा, या इसे पी भी मान सकते हैं, पी नॉट ना लेकर हम इसे पी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी नॉट ना लेकर हम पी ले सकते हैं। तो P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो हमने पढ़ा था इस फॉर्मेट में। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते थे, P माइनस पी एस अपॉन पी और इज इक्वल टू एन बी और एन बी प्लस एन बी प्लस एन ए। यहां पर अभी हमने ये देखा कि जो सॉल्यूशन बनकर आया था उसमें सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल था, यानी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो बनने वाले सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है उस पर सॉल्यूट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उस पर सॉल्यूट बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो मोल ऑफ एनबी है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं मोल ऑफ एन ए से। मोल ऑफ एनबी बहुत ही ज्यादा छोटे हैं मोल ऑफ एन ए से, तो इसका मतलब हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। तो हमारा एक नया फॉर्मूला बनकर आ जाएगा P माइनस पी एस अपॉन बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। यहां तक समझ आ गया बेटा? देखिए एक मिनट थोड़ा सा और समझते हैं, यहां पर थोड़ा सा और समझते हैं कि हम क्या जानते हैं। जो हमारा NB होता है वो हमारा WB अपॉन MB होता है, और जो हमारा NA होता है वो WA अपॉन NA होता है। तो अगर ये सारी वैल्यू हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इस इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा P माइनस पी एस अपॉन पी और इज इक्वल टू NB की वैल्यू क्या है WB अपॉन MB और अपॉन NA की वैल्यू क्या है WA अपॉन MA। तो बेटा यहां पर अगर हम सबसे ऊपर नीचे वाले और बीच वाले की मल्टीप्लाई कर दें तो एक और फॉर्मूला बनकर आएगा P माइनस पी एस अपॉन पी और इज इक्वल टू WB इंटू MA और डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। और हमारा ये वो फॉर्मूला है जिससे हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे राउल्ट्स लॉ के। बेटा यहां तक क्लियर हो चुका है। राउल्ट्स ने 1877 जो ईरा थी उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक लॉ दिया था विच इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो निकल कर आया था वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर रखा था, और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P माइनस पी एस अपॉन P जो कि इक्वल रख लिया हमने N अपॉन N प्लस N, या फिर P माइनस पी एस अपॉन P NB और NB प्लस NA। और मैंने अभी बताया था कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है, सॉल्यूट की जो मोल है एज कंपेयर टू मोल ऑफ सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए हमने इसे नेग्लेक्ट कर लिया और हमारा फॉर्मूला बनकर ये आया। और हम जानते हैं मोल निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास का यूज किया जाता है, इसीलिए हमारे ये फॉर्मूले बने। और इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं तो लास्ट फॉर्मूला ये निकल कर आता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं एक मिनट इसे दोबारा से लिख देता हूं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। हमारा जो लास्ट में फॉर्मूला बनकर आया था वो फॉर्मूला बनकर ये आया था WB MA MB WA। अब कौन सी चीज क्या क्या है वो मैं यहां बता देता हूं। जो P है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA मास ऑफ सॉल्वेंट।
और WB मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा यहां तक राउल्स लॉ क्लियर हो चुका है। बिल्कुल अलग तरीके का राउल्स लॉ आज हमने आपको पढ़ाया है, शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। बिल्कुल अलग तरीके, अलग फॉर्मेट का राउल्स लॉ है। अभी इसको और एक्सपेंड करते हैं हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ राउल्स लॉ। इसमें ये बताया गया है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट ऑन देयर सरफेस। इसका मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसकी सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स या सॉल्वेंट के कणों पर निर्भर करते हैं। सॉल्वेंट के कणों पर निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं? वुलर ने एक थ्योरी दी, अकॉर्डिंग टू वॉलनर क्या थ्योरी थी? थ्योरी ये थी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of vapor pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of solvent। बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, पूरा समझ आएगा, पूरी गारंटी दे रहे हैं पूरा समझ आएगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि अभी हमने क्या माना था? PS। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या माना था हमने? PS। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, जो कि हम मान रहे हैं कैपिटल N और स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ऐसे मान सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं, Na और Nb प्लस Na। तो बेटा किसी भी फॉर्मेट में मान सकते हैं हम ऊपर वाले फॉर्मेट से लेकर चलते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा PS बराबर K और इनटू N और स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहां पर स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। स्मॉल n है हमारा मोल ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल n क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा Nb भी है, और कैपिटल N जो हमारा Na है वो है मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा देखते हैं यहां पर जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करा तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है। अब थोड़ा सा यहां लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाते हैं? अभी हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो हमारा सॉल्यूशन बना था, तो सॉल्यूट हमारा कैसा था? नॉन वोलाटाइल था, जबकि सॉल्वेंट कैसा था? वोलाटाइल। और हमारा राउल्स लॉ किसको फॉलो करता है? वोलाटाइल को या नॉन वोलाटाइल को? वोलाटाइल पे टोटली डिपेंड करता है। इसका मतलब जो इस सॉल्यूशन का प्रेशर बनकर आया था, सॉल्यूशन का प्रेशर जो बनकर आया था वो PS मान रहे थे हम, और सॉल्वेंट का जो प्रेशर था वेपर प्रेशर वो P0 या P माना था हमने। लेकिन बेटा आप ध्यान से थोड़ा सा देखना ये है कि नॉन वोलाटाइल अगर हमने घोला था सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन के प्रेशर में कमी आई थी, जिसे हम बोल रहे थे डिप्रेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ गई थी। लेकिन अगर थोड़ा सा यहां डीपली देखें कि अगर सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, सॉल्यूट क्योंकि नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब वो उसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, तो सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम एक बात ले सकते हैं, यहां पर एक बात हम समझते हैं
as we know that P is equal to PS when solute moles, यानी n बराबर क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं, तो P बराबर क्या हो जाता, PS हो जाता। तो बेटा देखते हैं यहां पर जब P बराबर हमारा PS हो गया और n बराबर हमने 0 ले लिया, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो PS बराबर K इंटू n, और स्मॉल n को हमने क्या मान लिया, 0 प्लस कैपिटल N। तो इसे और सॉल्व करते हैं, PS इज इक्वल टू K इंटू n अपॉन n। तो PS हमारा किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर आ गया। PS हमारा किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। तो बेटा यहां देखो, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं और इसे इक्वेशन बी मान लेते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है, PS बराबर K और इंटू n और n प्लस कैपिटल N। और यहां पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड B, और यहां K किसके बराबर है, PS के बराबर, और PS किसके बराबर है, P के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A एंड B तीनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। K हमारा बराबर है PS के और PS बराबर है P के, तो इनडायरेक्टली फॉर्मेट में लिख सकते हैं PS बराबर K, और K किसके बराबर है, PS के, और PS किसके बराबर है, P के। तो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करना। K बराबर है PS के और PS बराबर है P के, तो हमने यहां क्या ले लिया, P, क्लियर, और इनटू n और n प्लस कैपिटल n प्लस कैपिटल N। एक नया फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। तो PS अपॉन P इज इक्वल टू कैपिटल N और n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बेटा बताओ जल्दी से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ, एक में से दोनों तरफ घटा लेते हैं, यानी पूरी इक्वेशन को 1 में से क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस PS अपॉन P और 1 माइनस n और n प्लस कैपिटल N। तो बेटा देखिए क्या हो गया, 1 में से इसे सब्सट्रैक्ट करा है PS अपॉन P को, और 1 में से इसे सब्सट्रैक्ट करा है n अपॉन n प्लस कैपिटल N को। तो P माइनस PS अपॉन P और इज इक्वल टू, ये पहुंचा इधर स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और पहले से ये माइनस n और डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। n से n कैंसिल हो चुका है, P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n और स्मॉल प्लस कैपिटल N। हमारा डेरिवेशन निकल कर आ चुका है, और ये वही डेरिवेशन है जो हम ऊपर लिख चुके हैं। तो बेटा बहुत ही इजी फॉर्मेट में है, थोड़ा सा लंबा है, यहाँ कॉम्प्लिकेशन है। उम्मीद है एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा डेरिवेशन ऑफ राउल्स लॉ का क्लियर हो चुका है। ये राउल्स लॉ का पार्ट फर्स्ट था, इसका पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और बेटा जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर सारी वीडियो देखिए। इस स्क्रीन में लास्ट में कुछ बॉक्स आएंगे, उनमें सारी वीडियो लगा दी जाएंगी। आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी देख सकते हैं। और पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे देखने के बाद तब इस पार्ट को देखेंगे तो आशा करता हूं आपको और अच्छे से समझ आएगा। बाकी इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आपका अपना चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस। गुड बाय।